चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो आपके एग्जाम के लिए, सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए बड़ा ही रेलेवेंट है और बिल्कुल आराम से आपको इसको समझना है। क्या नाम है? सबसे पहले नाम देखो, नाम है आपका AS7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इससे पहले जो AS की बात हमने की आपसे, हमने आपको AS1, AS2, AS10 की वीडियोस मैंने आप लोगों को दे रखी है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है आज AS7 एंड AS9। यदि आप दो और आज पढ़ लेते हो आज की कक्षा में, जो ऑब्वियसली हम करेंगे भी, तो आपका फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से एग्जाम में 10 मार्क्स, तो दोस्त यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 10 to 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इन वीडियोस को यदि आप बार बार देखोगे तो यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर। चलिए, तो AS7 पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर से AS7 का कई बार तो नाम से आ जाता है कि बताओ AS7 का कौन सा नाम है, तो आप फटाफट बताओगे सर AS7 जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है। तो एक बार देखो यहां से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि AS7 जो है ये प्रिस्क्राइब करता है, बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है सर वह कंपनी जिसको आप हिंदी में बोलते हो ठेकेदार। तो ये AS7 जो है ये ठेकेदारों के लिए। मान के चलो तुमने एक कंपनी बना ली XYZ लिमिटेड और तुमने काम शुरू कर दिया कॉन्ट्रैक्टर का, तो तुम मान के चलो डीडीए के ना कुछ फ्लैट्स बनने हैं। कहाँ बनने हैं सर? मैंने कहा गुड़गांव में कैसे बनेंगे सर? दिल्ली का फ्लैट दिल्ली में ही बनेगा। चलो नेहरू प्लेस में ना कुछ डीडीए के फ्लैट्स बनने हैं। तो नेहरू प्लेस में यदि डीडीए के फ्लैट्स बनेंगे तो तुमने कहा मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करूंगा और ये डीडीए फ्लैट्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी XYZ लिमिटेड ने ले ली। तो आप जो काम कर रहे हो तो आप कौन हो? आप हो कॉन्ट्रैक्टर। और किसके लिए काम कर रहे हो? डीडीए के लिए काम कर रहे हो, है ना? तो ये डीडीए क्या हो गया हमारे लिए? कॉन्ट्रैक्टी। तो अकाउंटिंग कौन बनाएगा? कंपनी। कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है XYZ लिमिटेड। तो AS7 जो है ये बात कर रहा है अकाउंटिंग करने हैं AS7 के हिसाब से फॉर कॉन्ट्रैक्टर। यानी ये डीडीए के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कॉन्ट्रैक्टी के लिए नहीं पढ़ रहे, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ये मुझे बताओ, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा है, इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? तो देखिए यहां से, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एक्सक्लूसिवली एग्रीमेंट किया है, नेगोशिएट किया है। किस बात के लिए? किसी एसेट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। एक एसेट्स ही नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स भी इसमें आते हैं। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स जो है ये क्लोजली इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड के अलावा इंटरडिपेंडेंट भी हो सकते हैं रिगार्डिंग देयर डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन, है ना? यस सर। मुझे सर ये मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा आपको आप इसको हिंदी में पढ़ो। मैंने कहा कि तुम XYZ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर हो, तुमने डीडीए के लिए क्या बनाने हैं? फ्लैट बनाने हैं। तो ये सिर्फ फ्लैट यदि बनाने हैं तो ये एसेट्स हो गया। मैंने कहा डीडीए की ना एक कॉलोनी बनानी है। लो, फ्लैट ही क्यों क्यों बनाओ, क्या बनाओ? कॉलोनी तैयार करो। तो जो तुम कॉलोनी तैयार करोगे उसमें तुमको झरने भी लगाने हैं, नाले भी बनाने हैं, लिफ्ट भी बनाने हैं, पार्क भी बनाने हैं, बगल में एक छोटा सा टेनिस का स्टेडियम भी बनाना है, स्विमिंग पूल भी बनाने हैं। मन खुश हुआ आप? तो ये स्विमिंग पूल, ये टेनिस वाला स्टेडियम, ये पार्क भी तुमको बना। कॉलोनी कैसा हो? कॉलोनी अच्छा हो ना। बगल में एक विद्यालय भी तुमको बनाना है उसी कॉलोनी का। आजकल ऐसे कॉलोनी बनती है जहां पे सारी व्यवस्थाएं होती है उसी कॉलोनी में। तो यहाँ देखो ना, ये सारे जो नदी है, नाले हैं, झरने हैं, और तुम्हारे जो ये विद्यालय है या फिर तुम्हारा जो घर है या तुम्हारा जो स्विमिंग पूल है, ये सारे इंटर रिलेटेड है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक जगह होगा जहां सिर्फ स्विमिंग पूल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। साहब जहां घर होगा वहीं स्विमिंग पूल बनाओगे। तो मैं घर और स्विमिंग पूल को क्या बोलूंगा? इंटर रिलेटेड।
है ना। पार्क कहाँ बनाओगे, रेगिस्तान में जाके पार्क बनाओगे जहां कोई होगा ही नहीं, नहीं सर, सोसाइटी के बगल में ही पार्क बनाएंगे। तो सोसाइटी और तुम्हारा जो पार्क है, दोनों के दोनों कौन तैयार करने वाला है बताओ, कॉन्ट्रैक्टर, डीडीए के लिए काम करेगी। तो ये दीज आर इंटर रिलेटेड। हालांकि इसके अलावा मैंने कहा सिर्फ मुझे फ्लाईओवर बनाने, क्या बनाने, तो फ्लाईओवर फिर क्या हो गया, एक सिंगल एसेट्स हो गया, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स नहीं है, और ये बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है। फ्लाईओवर का बताओ क्या मतलब, स्विमिंग पूल के साथ कोई मतलब है नहीं, तो ये अपना बिल्कुल अलग हो गया, ये है या नहीं, यस। तो आपको उतना अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, आपको सिंपल कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे हम एग्रीमेंट करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब एग्रीमेंट करना, कि आपका या तो हम एक सिंगल एसेट्स बनाएंगे, बनाने का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, या फिर मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स बनाऊंगा जो इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप और नीचे पढ़ोगे तो देखो ब्रिज है, बिल्डिंग है, डैम है, पाइपलाइन है, रोड है, शिप है, टनल है, ठीक ना, यस। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, मान लो कोई घर तोड़ना है, जैसे मैं बताऊं अभी मेट्रोज बन रहे थे आरके पुरम में, तो मेट्रोज के आने से पहले आरके पुरम के कई सारे फ्लैट को तोड़ दिया गया, तो तोड़ने का जो काम है ना, वह भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कवर्ड है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो, डिमोलिशमेंट, डिमोलिश्ड करना भी जो है ना, वो किसमें कवर्ड होगा बताओ, डिमोलिश करना भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ही कवर्ड होगा। तो ये तोड़ने का भी कॉन्ट्रैक्ट है और ये जोड़ने का भी कॉन्ट्रैक्ट, यस। हाँ, बट तोड़ने और जोड़ने का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे घर बना रहे हैं, है ना, तो घर बनाने के लिए जो जगह है ना, उसको पुराने घर को तोड़ रहे हैं, फिर नया घर बनाएंगे, तो हम क्यों तोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए तोड़ रहे हैं, है ना। दंगे फसाद वाला तोड़ना नहीं है इसका मतलब, तोड़ने का मतलब तोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि और अच्छा माहौल बने, है ना, यस, नए नक्शे पे हम काम करें। तो मीनिंग क्लियर है, AS7 कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी क्या बताओ, क्लियर है ना, यस। जिन बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं यहाँ तक, स्क्रीन को रोक करके, बाद में जब वो वीडियो देखेंगे तब। वैसे आपको बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी एग्जाम में ये नहीं आता कि बताओ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बस आपको सिंगल समझना है और कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना आपको यार। ठीक है सर, आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे क्या बात हो रही है बताओ, आगे हम देखें तो आगे आप खुद देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, देख पा रहे हो आप लोग, यस। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए, दूसरा पढ़ा हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो तुम आज से कसम खा लो, क्या खा लो, कसम खा लो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वह सिर्फ दो प्रकार के ही होंगे, है ना, यस। पहला कौन सा होता है सर, तो तुम देखो ना, मुझसे यदि तुम पूछ रहे हो तो तुम स्क्रीन पे देखो, पहला कौन सा है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ये फ्लाईओवर मैं बनाऊंगा, है ना, और मैं जिसके लिए बना रहा हूं, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बना, उनसे कितना लूंगा मैं, 200 करोड़। 200 करोड़ से कम में बात नहीं करना अपने को, कितना फ्लाईओवर बनाऊंगा मैं, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है आपको, यस, दिस इज द फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, है या नहीं, यस। दूसरा एग्जांपल सुनना, दूसरा एग्जांपल ये कि मुझे ना टनल बनाने हैं, बिहार में जाके क्या बनाऊंगा मैं, टनल। टनल जब बनाऊंगा तो मैंने बिहार सरकार से बात किया कि साहब जितना खर्चा होगा मैं कितना लूंगा, सुनो ध्यान से, जितना खर्चा होगा मेरा, ये तो खर्चा हो गया, तो मैं आपका नौकर थोड़ी ना हूं, मैं सिर्फ खर्चा करूं, मुझे फायदे भी तो कमाने हैं। तो खर्चा प्लस मैंने कहा 50% लूंगा मैं, मतलब मैंने अपने जेब से यदि कितना खर्चा किया 100 CR, प्लस कर दो कितना 50%, तो ये 50 CR मेरा मुनाफा हो गया। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इतना में मैं आपको फिर टनल बना के बेच दूंगा, है ना, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इट्स सो इजी, आप पढ़ के ही पता लगा पाओगे, है ना। जहां पे बोल दे कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्रीड, द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्रीड फॉर 200 CR, दैट इज अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्रीड लाइक cost plus 50%, so it is the cost plus contract, okay, yes। चलिए आगे चलिए, अब जो बात होनी है, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया,
एक बार बताओ मुझे कौन कौन सी बातें आपने अभी तक पढ़ ली। पहला आपने पढ़ा, बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं AS7। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा मीनिंग क्या है, बताओ किसका मीनिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। तीसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हमने, है ना। अब चौथा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चौथा क्या जानते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जहां से सवाल आएगा। तो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को लिख के समझाना चाहता हूं। तो मैं यहां से स्क्रीन शेयर रोक करके मैं आप लोगों से बात करूं, तो मैं आपसे आपसे लिख के बात करूंगा, लिख के बात करूंगा। ध्यान दो, ये से बंदे को मैंने पहले से लिख रखा है। आई थिंक ऑल पीपल आर विजिबल, सॉरी बताओ, द स्क्रीन इज विजिबल विद ऑल पीपल। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, यस। तो AS7 देखो यहाँ पे ध्यान दो, पिछली बार मैंने रिकॉर्ड किया था शायद स्क्रीन नहीं आ रहा था AS2 में, तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, ये देख पा रहे हो, एक मैसेज कर दें प्लीज, यदि स्क्रीन सभी लोगों को दिख रहा है जल्दी से मैसेज करें, यस वाई मैसेज कर दें, मुझे तो दिख रहा है यहाँ से, स्क्रीन दिख रहा है। चलिए ये अच्छा खबर है, मैसेज आ गया, यस सर, ओके। चलिए तो हम लोग चौथे पॉइंट पे आ गए, ये लिखना जरूरी है। चौथे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, हाउ रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। रिवेन्यू हम किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉग्नाइज करते हैं, यहां से सवाल आएगा दोस्त। तो इसको लिखो, अच्छे से लिखो, इसका आंसर लिखो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, revenue in construction contract is recognized on the basis of, on the basis of, अब ये on the basis of का मतलब क्या है सर, परसेंटेज ऑफ, सुनना ध्यान से और लिखना भी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। मतलब जितना परसेंट आपने काम किया उतना परसेंट ही आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते या रिकॉग्नाइज कर सकते। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड मेथड यूज करना अपने लोगों को, यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे, ओके सर, लिखिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन is calculated using cost to total cost मॉडल। हम कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मॉडल, जिसको मैं मैथमेटिकली आप लोगों को समझाऊं तो ये परसेंटेज निकालने के लिए हम करेंगे एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड में या तो आपको एक्चुअल कॉस्ट लिख के दे दे, या इसमें WIP भी आ जाता है। WIP को हम बोलते हैं यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, और क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। ये आपने पढ़ भी रखा होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। यदि आप वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को ऐड कर दो दोस्त, तो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। या कई बार क्या होता है कि आपके पास ना ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, ये वाला पार्ट नहीं दिया होगा, बस वो बोलेगा एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, तो आप यही ले लेना। और कई बार क्या होगा कि एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ना दिया हो, आपको वर्क सर्टिफाइड दे दे या क्या दे दे, तो भी आप समझ जाओगे एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है। या बोल दे वर्क इन प्रोग्रेस इतना है, तो समझ गए ना मेरी बात। तो या तो मैं एक्चुअल कॉस्ट बोल दूंगा या वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड बोल दूंगा, तो आप समझ जाना एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। तो ये हो गया न्यूमिनेटर। तो सर डिनोमिनेटर बताओ कि हम डिनोमिनेटर में क्या लिखें, तो डिनोमिनेटर में लिखो
टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड contingencies to complete the contract। बस ये थोड़ा सा लाइन लंबा हो गया, बट अब समझो ये सिंगल लाइन है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, मतलब कि चलो इफ एंड बट भी कर दें, कुछ गलत भी खर्चा हो जाए, कुछ गलतियां भी हो जाए, कुछ फैसले हमारे पक्ष में ना जाए, तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं हम इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी। मैक्स टू मैक्स कितना खर्चा जाएगा, लोग बोलते हैं ना कितना खर्चा करोगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा, तो उसी को बोलते हैं इफ एंड बट। तो इसी को AS7 में लगा इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी। तो ये आप डिनोमिनेटर में रखो, जितना खर्चा हो गया इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से बताओ, 100, ठीक है ना, इंटू कर दो 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ये परसेंटेज जैसे ही आ गया तो हमें पता चल गया हमने कितना परसेंट काम कर लिया है ना। कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मॉडल। मान लो साहब मुझे 2000 CR खर्चा करना है और मैंने आज 1000 CR खर्चा कर लिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने 50% काम पूरे कर लिए? बोलो हाँ सर। आपको टोटल खर्चा करना है 2000 और आपने आज 1000 खर्चा कर दिया, तो आप तो खुशी खुशी बोल सकते हो कि आपने कितना परसेंट काम पूरा कर लिया, 50%। तो मुझे बताओ, मुझे 6000 करोड़ के काम मिले थे, कितने काम मिले थे? ध्यान देना, इधर मैं लिख रहा हूं कॉस्ट, इधर क्या लिखा मैंने, इधर लिखा मैंने कॉस्ट, और यहां क्या लिखा मैंने, यहां मैंने क्या लिखा बताओ, ये लिखा मैंने रिवेन्यू। तो मुझे जब परसेंटेज चेक करना है तो कॉस्ट बेसिस पे चेक करना है, इसलिए इसका नाम है कॉस्ट टू कॉस्ट मॉडल। तो ये कितना आ गया, 2000 टोटल कॉस्ट में 1000 करोड़ मैंने खर्च कर दिए, तो मैंने कितने परसेंट काम कर लिए, 50%। तो मैं रिवेन्यू कितना बुक करूं, तो जो मेरा रिवेन्यू है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो मेरा रिवेन्यू कितना है, 6000 CR, या नहीं, इसका मैं कितना परसेंट निकाल लूंगा, 50%। तो मैं रिवेन्यू कितना बुक करूंगा, 3000 CR। अब मुझे बताओ रिवेन्यू 3000 CR है साहब, और खर्चे आपने कितने किए हैं, आपने खर्चे किए 1000, तो प्रॉफिट कितना आ गया इस साल? इज दैट ओके और नॉट? इससे आसान कुछ हो सकता है? बस आपको क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चेक करना है, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कौन सा मॉडल, कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मॉडल। जितना परसेंट काम हो गया उतना रिवेन्यू बुक कर लो, रिवेन्यू में से जो खर्चे हुए हैं उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट निकालो, घर आ जाओ। सेंटर पे नहीं रहना, घर आना है। सर हमें छोटा सा सवाल दो सर। मैंने कहा इसको जो मैंने लिखवाया अभी उसको मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा, लिखेंगे सारे बच्चे फटाफट, अच्छे से लिखेंगे। मैंने कहा आपको एग्जाम में दे दिया वर्क सर्टिफाइड 200 CR, फिर आपको दे दिया इन्होंने वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया आपको 100 CR। ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। और फिर आपको बोल दिया ऐसे बोलेगा, बस एक सेकेंड एक सेकेंड, आपको इन्होंने बोल दिया एडिशनल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ₹100 CR, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टोटल, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो है ये हम मान रहे हैं 700 CR। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जो टोटल हम उम्मीद कर रहे हो, कितना उम्मीद नहीं है, एग्रीड है। ये उम्मीद क्या करना साहब, ये तो एग्रीमेंट है, ये एग्रीड है कि पूरा काम कंप्लीट कर दूंगा मैं तो मुझे 700 CR का काम मिलेगा।
पैसा मिलेगा मुझे कितना, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू बोलो, या आप कॉस्टिंग में इसे क्या बोलते थे, आप कॉस्टिंग में से बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हमें कितना रिवेन्यू बुक करना चाहिए, हमें कितना रिवेन्यू बुक करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, जब भी सर रिवेन्यू बुक करोगे या प्रॉफिट निकालोगे, आपसे सवाल ये पूछ रहा है, पहले आपसे सिंपल पूछ देगा कैलकुलेट प्रॉफिट, क्या निकालो, कैलकुलेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में कभी भी तुम प्रॉफिट निकालोगे दोस्त, तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ सर। प्रॉफिट मींस रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, यही होता है ना। तो अब मैं जो रिवेन्यू लूंगा, मैं रिवेन्यू कितना लूंगा, तो मैं लिखूंगा कि रिवेन्यू को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। ओके, इज दैट ओके। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालो साहब, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, तो मैंने कहा, क्या कहा, कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट ना बोलना, कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू एक्चुअल बोलो कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं मैं, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी। ओके, इज दैट ओके, यस सर। तो मुझे बताओ, इस सवाल में जो सवाल दिया मैंने, पीछे चलिए सर, इस सवाल में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी भी चाहिए मुझे, और कितना खर्चा मैंने इनकर्ड किया वो भी चाहिए। तो चलो सर मुझे बताओ, खर्चा कितना इनकर्ड हुआ, मैंने आपको अभी बताया था, इसी को बोलेंगे ना टोटल कॉस्ट इनकर्ड। अभी अभी के अभी समझाया था कि या तो मैं तुम्हें बोल दूं कि कितना खर्चा हुआ, या मैं बोल दूं तुम्हें वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, तो आप इसे गांधी जी का चश्मा मत समझना, आप ये समझना एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। तो कितना एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है, जल्दी बताओ, 200 प्लस 100, तो सर ये है 300 CR डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ मेरे टोटल कॉस्ट कितने होंगे, तो सर 200 और 100 तो खर्चा हो ही गया, और फ्यूचर में और कितना खर्चा होने वाला है, 100 CR। तो मैं कैसे बोलूं टोटल कॉस्ट, तो 200 तो हो ही गया, 100 तो हो ही गया, और कितना होना है, और 100 होना है ना। मुझे बताओ 300 डिवाइडेड बाय 400 का मैं निकाल लूं परसेंटेज, तो ये कितना परसेंट आ गया, 75%। ओहो, 75% जब आ गया, तो अब किस बात का तुम्हें दिक्कत, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, नहीं। तो मुझे बताओ रिवेन्यू कितना था, व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्रीड 700 CR। तो क्या मैं 700 CR बुक कर दूं, नो, 700 CR में क्योंकि आपने 75% ही काम किया है, तो बताओ 700 CR का 75%, जल्दी से मैसेज करे, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है अच्छे से क्योंकि कहीं से मैसेज आ ही नहीं रहे, जल्दी मैसेज करे 700 का 75%, प्लीज टेक्स्ट मी, प्लीज टेक्स्ट मी। चलो मैसेज आ गया है पीतमपुरा से, कितना मैसेज आया, 525 आ गया, पीतमपुरा से मैसेज आया ये। तो रिवेन्यू में कितना मानू, रिवेन्यू मानू में 525, और खर्चा, तो खर्चा अभी तक कितने किए हो दोस्त, अभी तक जो खर्चे, ये देखो ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, खर्चा यही हुआ है ना, कितना हुआ है बताओ, 300। तो मुझे प्रॉफिट इस साल कितना बुक करना है, 225 CR। जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे, दोनों हाथों से लिखे और जल्दी लिखे। डर नहीं यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, ओके यस, आगे चलिए, नोट्स लिखो आगे। प्रोविजन
फॉर लॉसेस। ठीक, इस पे क्या स्टार लगा, प्रोविजन फॉर लॉसेस। इसके बारे में पहले आप लिखिए, फिर बात करते हैं। एज पर AS7, AS7 ही पढ़ रहे हैं ना, तो एज पर AS7 when total estimated cost including provision and contingencies are expected to exceed the total contract price agreed। ये तो सर बुरे दिन हो गए, अच्छे दिन नहीं हुए ना। यदि इसको सही से पढ़ो, कॉस्ट इज एक्सीडिंग द रिवेन्यू। साहब फिर से पढ़ो, तुम पढ़े नहीं इसको फिर से। क्या लिखा मैंने कहा कि जब व्हेन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, तो आंखों से आंसू आ गए, एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड। तो साहब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को तुम क्या बोल रहे हो बताओ, रिवेन्यू बोल रहे हो। तो ऐसे बिजनेस में जहां खर्चा ज्यादा हो और रिवेन्यू कम हो, तो आंखों से आंसू आएंगे या नहीं आएंगे। इन दैट केस contractor entity shall make provision for foreseeable मतलब जो फ्यूचर में होंगे, foreseeable लॉसेस के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे। As per S7, when total estimated cost including provision and contingencies are expected to exceed the total contract price agreed, okay? In that case, ये मैंने in लिखा है, in that case contractor entity, जो भी एंटिटी हो, कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, जो भी हो, है ना, shall make provision for foreseeable losses, ओके। यस सर, हमें ना सर सवाल दो सर, हम सवाल से ज्यादा समझते हैं, थियरी मत पढ़ाओ हमें, सवाल करवाओ। मैंने कहा जल्दी सवाल लिखो, जल्दी से। यदि तुम्हारा लिखने का काम हो गया कंप्लीट, तो सवाल लिखे, सवाल लिखो सर, सवाल। चलो ओके, आर यू रेडी टू राइट द सम? ओके, इन एग्जाम दिस सम वुड बी कम आई थिंक फॉर 6 marks, okay, and you have to hit the bullseye, okay, then you will get 6 marks। सर सवाल लिखवाओ, है ना, लिखो। वर्क सर्टिफाइड है 400 CR, ओके। वर्क अनसर्टिफाइड है 200 CR। एडिशनल कॉस्ट एस्टिमेटेड टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे क्या लग रहा है कि और भी खर्चे होंगे। कितने खर्चे होंगे? 200। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड, कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने एग्रीड किया है सर? मैंने कहा 700 CR, ठीक है। तो क्या अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं मित्रों? अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं? जागो मोहन प्यारे। मैंने कहा साहब कि 400 CR तो खर्चा हो गया,
200 CR भी खर्चा हो गया, इसका आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट मिल गया, इसका आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, बट खर्चे तो दोनों हो गए। और कितना करूंगा मैं खर्चा? तो मुझे जो टोटल खर्चा दिख रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये कितना दिख रहा है? 800 CR। और मुझे जो रिवेन्यू मिलने वाले हैं, ओ माय गॉड, आंखों से झरझर 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 आंसू के झरने निकल गए। आर यू एस्टिमेटिंग द लॉस और नॉट? कहीं मैं आपसे पूछ दूं एस्टिमेटेड लॉस बताओ, तो कोई राह चलते हुए व्यक्ति भी क्या बता सकता है? बताओ एस्टिमेटेड लॉस क्या हो गया? एस्टिमेटेड लॉस आ गया साहब टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या रिवेन्यू। तो आपको दिख रहा है ना टोटल कॉस्ट, जो मुझे दिख रहा है टोटल कॉस्ट वह 800 CR दिख रहा है, रिवेन्यू कितना मिलने वाला है बताओ? 700। तो मेरा लॉस हो गया ना 100 CR का। पहले इसको लिखो तुम, एस्टिमेटेड लॉस नीचे में, पहले एस्टिमेटेड लॉस लिखे आराम से। एस्टिमेटेड लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which is 800 CR minus contract revenue 700 CR। ये आपका एस्टिमेटेड लॉस कितना आ गया बताओ? ये एस्टिमेटेड है ना? यस। अब मुझे बताओ ये लाइन पढ़ो, क्या ये लाइन इसी दिन का इंतजार था ना? ये लाइन क्या इशारा कर रहा है? दिस लाइन इज जस्ट इंडिकेटिंग द सेम इवेंट ना विच इज हैपनिंग थ्रू दैट क्वेश्चन। As per AS7, where the total estimated cost exceeding the contract revenue. ओके, तो आपको क्या बनाना है बताओ? प्रोविजन फॉर लॉस। तो प्रोविजन फॉर लॉस कितना बनाना है इस सवाल में? 100 का बनाना है साहब, 100। ठीक, लिखो नीचे में एज पर AS7। ठीक है, और वही पुरानी बातें आप ऐड कर देना जो मैंने डायलॉग लिखवाया, अभी मैं बार बार नहीं लिखवा रहा। एज पर AS7 आप वही बातें यहां पे ऐड करोगे। व्हेन टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट is exceeding its revenue, then provision for foreseeable loss should be made। ये बातें तुम यहां पे लिख दे। ठीक, अभी जगह छोड़ दो। इन द गिवन केस above, in the given case above, provision for loss should be made rupee how much? ठीक है, ये तो पहला सवाल बन गया कि प्रोविजन फॉर लॉस कितने का बनना चाहिए। चलो दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको रिवेन्यू निकालना आता है? मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो जब प्रॉफिट और लॉस निकालोगे आप, तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ गिवन ईयर, है ना, जो ईयर है उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो आप कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते हो बताओ? कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू ले लेते हो माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो भी खर्चा हुआ है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू फिर कैसे निकालेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू is calculated using percentage of completion method। ये आप करोगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ इस सम में? चलो अब तो फिर जो सिखाया था वही काम करो। कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मॉडल। तो मेरे पास खर्चे कितने हुए देखो जल्दी से, खर्चे हुए कितने अभी तक? ये तो होने हैं ना, एडिशनल एस्टिमेशन है ना। अभी हुआ कितना इस साल? अभी जो खर्चा हुआ है इस साल तो 600 ही हुआ है। ये तो तुम सोच रहे हो होगा। चलो तो आप जो लोगे यहाँ पे, खर्चा जो हुआ है वह 400 प्लस 200 600 ही हुआ है।
डिवाइडेड बाय सब मिला के, तो 400 प्लस 200 प्लस 200, ये दो अलग अलग बातें है ना। दिस इज द एक्चुअल, है ना, और दिस इज द एक्चुअल प्लस एस्टिमेटेड, क्योंकि हम टोटल खर्चे की बात करें, कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट मॉडल। तो ये आ गया 600 डिवाइडेड बाय 800, 600 डिवाइडेड बाय 800, तो ये कितना परसेंट आ गया बताओ? 75% आ गया। ओके, ये 75% जैसे ही आ गया तो रिवेन्यू कितना होगा? रिवेन्यू कितना होगा? रिवेन्यू मैंने कितने का दिया था आपको? पुराने सम को देखो, अभी सॉरी अभी जो सम दिया है, तो 700 सीएम का, सीआर का कितना ले लेंगे? 75% ले लेंगे। जल्दी आंसर दो, फिर से बच्चे थोड़ा सा मस्ती नहीं, प्लीज टेक्स्ट करिए 700 सीआर का 75%। 5 to 5 सीआर माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है देख पा रहे हो ना? एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ है? एक्चुअल कॉस्ट तो 6 सही हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? 75 सीआर का लॉस है। ये तो लॉस है ही है, और प्लस प्रोविजन फॉर लॉस कितना था? प्रोविजनल फॉर लॉस जो आपने सोचा था, वो कितना सोचा था आपने? 100, तो 100 में 75 तो लॉस हो ही गया, तो 25 आपको प्रोविजन बनाना है। ये बच्चे बाद में तंग मत करना, मुझे प्रोविजन फॉर लॉस दिख रहा था कितना? 100 सीआर, जिसमें अभी कितना लॉस हो गया? 75 सीआर का लॉस हो ही गया। बच्चे यहाँ बार बार डॉट्स पूछते हैं। मैं जब पूरे सम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितने का लॉस दिख रहा था? 100 का। तो उस 100 में साहब 75 का तो लॉस इसी साल बुक कर लूंगा, तो नीचे लिख दो एडिशनल प्रोविजन। एडिशनल प्रोविजन टू बी मेड। एडिशनल प्रोविजन टू बी मेड। एडिशनल प्रोविजन कितने के मेड होंगे? 100 सीआर में से मैंने 75 सीआर तो बुक कर ही लिया लॉस, तो एडिशनल प्रोविजन मुझे कितने का बुक करना है? 25 सीआर का ही बुक कर। ओके, यस। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक और सम देता हूं, है ना, एक और सम करवाता हूं। सर ना बुक का सम करवाओ, सर आप अपने मन से सम बना लेते हो इजी इजी, बुक का सम करवाओ। मैंने कहा बुक के सम पे आ जाओ, इधर आ जाओ। स्क्रीन देख पा रहे हो? जल्दी से मैसेज करें यस। यदि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज मैसेज करें यस। चलो, मैसेज आया बल्क में, और मैसेज आया यस वाई। ओके, थैंक यू। चलिए आ जाओ बच्चे। ये ना आज ना मैं आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी जी सम है इसमें। मैं अभी जो समझाया हूं ना उस वाला सम देता हूं, है ना। चलो, देख पा रहे हो आप लोग? एग्जाम्पल 3 देख पा रहे हो, है ना? एग्जाम्पल 3 कौन करेगा? आप लोग ही करोगे ना? जल्दी से करो, एग्जाम्पल 3 करो जल्दी। कॉपी लो, ये रहा सवाल, ठीक है, और आपको बताना है कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस हो, है ना। कैलकुलेट बताओ, प्रॉफिट और लॉस या प्रोविजन जो भी बनेगा, जितना पढ़ाया है ना उसका देखते हुए दिमाग लगाओ। 2 मिनट का टाइम दिया मैंने, 2 मिनट का टाइम दिया, प्लीज जल्दी से काम करिए, और जिनका हो जाओ प्लीज मैसेज करना।
चलिए बच्चे, काफी टाइम दिया मैंने आप लोगों को, है ना। आंसर आया या नहीं आया बताओ? आंसर आ चुका है? कितना आंसर आया जल्दी बताओ? आंसर आया भी या नहीं आया? 7 मिनट्स दिए मैंने आप लोगों को, और आप लोगों के लिए आंसर जो आया वो बिल्कुल आसानी तरीके से आया, या तुम बुक में से देख के आंसर निकाले? जल्दी बताओ। आसानी से आ गया ना? इट वाज सो इजी ना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिख रहा था मुझे? 600। कॉस्ट कितने खर्चे किए मैंने? 390। और ये कितना होता? 260। ये आपको रिवेन्यू तुमको दिख रहा है, भविष्य में फ्यूचर दिख रहा है 600, और तुम्हारा कॉस्ट कितना दिख रहा है तुमको? 650 दिख रहा है। तो साहब आपको फॉरसीएबल लॉस के लिए प्रोविजन तो वैसे ही बनाने हैं। प्रोविजन कितने के बनाने हैं? 50। ये तो पहला पैरा हो गया जो मैंने अभी आपको लिखवाया भी था। आगे चलते हैं। अब इस साल की बात करें हम, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें। ये तो ओवरऑल बेसिस पे था। एक्रूवल बेसिस की बात करें तो हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो होगा दोस्त, 390 के हमने खर्च कर लिए। आउट ऑफ टोटल कितना खर्चा करना है? कॉस्ट टू मॉडल है ना, तो 650 इंटू कर दो 100। कितना परसेंट खर्चा हो गया? 65% हमने खर्चे कर लिए। तो रिवेन्यू जो होगा मेरा इस साल का एक्रूवल बेसिस पे, वह कितना होगा? 60%। ओके, 60%। 60% आएगा। एंड दिस इज हाउ मच? 360। और खर्चा कितना हुआ मुझे? 390। तो मुझे लॉस तो अभी हो गया। कितना लॉस हो गया? 30। ओके, तो 30 का लॉस तो हो गया। तो जब मुझे ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन 50 के दिख रहे थे, जिसमें 30 के तो लॉस हो ही गए, तो बताओ मुझे एडिशनल प्रोविजन कितने के बनाने पड़ेंगे? सर ये तो वही सवाल था। मैंने कहा ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आपको करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। किसके लिए? AS7 के लिए। मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं, है ना। जल्दी से एक और सवाल करके दिखाएंगे। जल्दी से, एग्जाम में एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, सारे बच्चे सवाल लिखेंगे, 2 साल का सवाल, 3 साल का भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बट घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है सर, हमें सवाल दीजिए, हम सवाल करेंगे। न्यू क्वेश्चन दीजिए सर। आइए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज जरा बताइए सारे बच्चे, प्लीज। स्क्रीन विजिबल? वाई लिख दे। यस, थैंक यू। चलिए लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 2000 CR। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 200 CR। आपको ना 3 साल में मान लो काम करना है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। 3 साल में काम करना। कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड, यहां पे खर्चा हुआ मान लो 1000, यहां पे खर्चा हुआ 500, और यहां पे खर्चा हुआ 300। ठीक है, आपको टोटल कॉस्ट कितना दिख रहा है? टोटल कॉस्ट कितना दिख रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा ना? कितना दिख रहा है बताओ? 1800। ओके, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1800 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, प्रत्येक साल के लिए आपको कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, प्रत्येक साल के लिए आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकाल या लॉस निकाल। तो क्या आप कर पाएंगे इस सवाल को या नहीं कर पाएंगे? तो आप लोग ट्राई करिए ना, क्या दिक्कत है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, है ना। तो मुझे बताओ ईयर 1 में रिवेन्यू कितना होगा?
ईयर 1 में मैं रिवेन्यू बुक करूंगा तो रिवेन्यू कितना होगा ईयर 1 का, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो रिवेन्यू कितना बुक करूंगा, तो ईयर 1 के लिए मैं यहाँ वर्किंग नोट कर रहा हूँ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो आएगा, मुझे टोटल कितना खर्चा करना है 1800। 1800 में मैंने इस साल कितना खर्चा किया, आप समझ पा रहे हो, ये इंटू 100 कर दो, 1000 बाय 1800 इंटू 100 कर दो। हाउ मच परसेंटेज देयर, ये सर आ गया 55.5555 नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आ गया ना ये, तो जो पूरा 55.5555 आ रहा है उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो तो रिवेन्यू कितना बुक करोगे, 2000 का निकाल लो तुम, 55.555555%। यही रिवेन्यू है ना दोस्त 2000 का, तो कितना आ गया ये 2000 का 55 पॉइंट, ये आ गया सर 1111, है ना। माइनस कर दो कॉस्ट, कॉस्ट कितना माइनस कर देंगे बताओ, खर्चा ईयर 1 का 1000, तो इस साल कितना प्रॉफिट आ गया, इस साल प्रॉफिट आ गया 111, है नहीं, बोलो। चलो तो वर्किंग नोट 1 पहले साल का यहाँ कंप्लीट हो गया, दूसरे साल का वर्किंग नोट यहाँ करो। परसेंटेज ऑफ वर्किंग नोट में जल्दी से निकालो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। यहां तक कितना खर्चा हो गया, ध्यान देना, आप सारे बच्चे ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग, स्मार्ट काम करो, स्टॉप राइटिंग प्लीज एवरीवन, ध्यान दो। यहां तक कितने खर्चे हो गए, ये डब्बा देख पा रहे हो, 1500 खर्चे हो गए, और टोटल मुझे कितने खर्चे करने थे 1800, इंटू करो 100, कितना परसेंट आ गया 1500 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 100। प्लीज गिव मी द आंसर प्लीज। 83, एग्जैक्टली 83, तो तू कौन बोलेगा उसको, 83.33333 नॉन टर्मिनेटिंग। चलो ये जवाब आया है कहां से, नेहरू प्लेस से ये आंसर आया है, कितना आंसर आया ये 83.3333333, ठीक ना। तो तुम रुको तो सही, अरे नवीन तुम फिर नहीं रुके, 2000 सीआर का निकालो 18.33%। ध्यान देना बच्चे, यहां सारे बच्चे फंसते हैं, 2000 सीआर का 83.3333% निकालो, जल्दी परसेंटेज दबा दो अब, 1666 आ गया, बोले हो तुम, ये आ गया 16 अरे क्या छोड़ो रहने दो, 1666, 1666 आ गया। इसमें मैंने पहले ही कितना रिवेन्यू बुक कर रखा है 1111 तो पहले ही बुक है साहब, कितनी बार रिवेन्यू बुक करोगे, इतना तो बुक कर रखे हो। तो मैंने कहा यदि आप थोड़ा समझ पा रहे होगे तो मैं यहाँ आपको बता दूं, मैं आपको ये बोल रहा कि साहब 2000 सीआर तो है, तो 2000 सीआर में ये क्यूमुलेटिव ले रहा ना, मैंने 1000 भी ले लिए 500 भी ले लिए, तो मैं 1500 क्यूमुलेटिव खर्चा है ना, तो 83 जो परसेंट मैं ले रहा हूँ, 83.33% जो मैं ले रहा हूँ, ये तो साहब क्यूमुलेटिव आ गया ना, ये जो आ गया 166 जो आ गया, इसमें ऑलरेडी मैंने इतना बुक कर रखा है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे यस आंसर दें यदि आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, तो मुझे इस साल जो बुक करना है साहब, वो कितना बुक करना है, माइनस कर दो 1111। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, ये 5 कितना बुक कर लूं मैं, 5 बुक कर लूं मैं, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, यहाँ यही बच्चे डाउट्स पूछते हैं फिर बाद में, और मैं डाउट्स क्या बताऊं, तो सारे बच्चे जल्दी बोलो, जल्दी से मोनिका तुम बताओ, जल्दी आंसर दो सारे बच्चे, ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया, आप बोलोगे तभी आगे चलूंगा मैं, सारे बच्चे वाई लिखे, चलिए आ गया समझ में, ओके चलो, तो मैं यहाँ 555 ले लिया। अब एक्रूअल बेसिस में इस साल कितना खर्चा किया मैंने, खर्चा तो इस साल का 500 ही है, 1000 तो तुम देख भी पा रहे हो, ये 1000 तो बुक हो रखा है साहब, तो ये खर्चा तो 500 ही आएगा यहाँ पे, इज दैट ओके, यस। तो ये कितना आ गया प्रॉफिट 55। रुक जाओ, अब आ जाओ कहां पे, ईयर 3 में, तो ईयर 3 में तुम्हारा फिर बताओ परसेंटेज निकालोगे तो तुम नालायक हो,
बोलो सर 1000 प्लस 500 प्लस 300, 1000 प्लस 500 प्लस 300, ईयर 3 में टोटल कितने खर्चे हो गए? 1800 खर्चे हो गए। और तुम्हें टोटल खर्चे भी कितने करने थे ये बताओ, तुम्हें टोटल खर्चे भी कितने करने थे? 1800 खर्चे करने थे। ये तो नालायकी हो गई ना, 3 साल में तो काम पूरे होने थे, तो ये 100% काम हो गया पूरा। तो जब 100% काम पूरा हो गया तो 2000 का 100% मुझे रिवेन्यू चाहिए। 2000 का 100% मैं रिवेन्यू बुक करूंगा, तो मेरे पास रिवेन्यू कितना आना चाहिए? 2000। तो क्या मैं 2000 बुक करूं? नहीं सर, 2000 में जो आप बुक कर रखे हो उसको हटा दो ना। तो जल्दी आंसर दे ऑनलाइन वाले, तीसरे साल में कितना बुक होगा? -1111 -555, ये आ गया सर 334। 334। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर चेक करूं मैं। ये आ गया साहब, ये आ गया, ये कहाँ आया? 334 आ गया आंसर। तो ये 334 आ गया आंसर, और 334 में कितना खर्चा माइनस कर दूं मैं? 300। तो प्रॉफिट कितना आ गया? तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल तुम ऑडिट करो तो वही टोटल रिवेन्यू, टोटल पे चेक करो तो 2000 का टोटल रिवेन्यू आ गया, टोटल खर्चा भी कितना आ गया? 1800। ओ माय गॉड, यदि आप तीनों को ऐड करोगे तो ये 200 का प्रॉफिट आया या नहीं आया? सारे बच्चे इसको जल्दी से लिखे, जैसे भी लिखे, और वर्किंग नोट में परसेंटेज निकालते रहेंगे। जल्दी लिखेंगे। AS7 क्या हो गया? अंतिम सांस ले लिया। अब AS7 में कुछ भी नहीं बचा, इसके मैं सम दे दूंगा होमवर्क, इसी के सम आपको करने हैं। चलिए, तो लिखने का काम पूरा हो गया, एक बार जल्दी से बताएं। लिखने का काम सर पूरा हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। और जो लिख रहे हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, दैट्स क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम। ठीक है बच्चे, वी आर स्टार्टिंग द न्यू एस, और नए एस का नाम क्या है? AS9। नए एस का नाम क्या है? कहाँ है? AS9। 2 मिनट लगेंगे मुझे AS9 कंप्लीट करने में। हाउ मच मिनट? 2 मिनट्स, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी से, आर यू गाइज रेडी टू रीड द AS9? नहीं भी रेडी तो भी हो जाओ रेडी, रहने दो। तुमसे मैं पूछूंगा, तुम 3 दिन में आंसर दोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो, तो हम पढ़ेंगे AS9। क्या पढ़ेंगे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, AS9। क्या नाम है इस AS9 का? इसका नाम है सर, तो जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एस सभी लोगों को लगाना है, चाहे वो छोटे से छोटे एंटिटी हो या, अरे रिवेन्यू तो सब कोई बुक करेगा। मैं तुम लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो जो तुम मुझे ट्यूशन फी दे रहे हो मेरे लिए क्या हो गया? रिवेन्यू। अभी तुमने कॉन्ट्रैक्टर की पढ़ाई की, कॉन्ट्रैक्टर के लिए AS7 है। कॉन्ट्रैक्टर अपना रिवेन्यू बुक करेगा तो एज पर AS7। कॉन्ट्रैक्टर के अलावा जो भी कोई रिवेन्यू बुक करेगा वह एज पर AS9, ये याद रखना। MCQ पूछ सकता है तुमसे, ये कॉन्ट्रैक्टर जब रिवेन्यू बुक करेगा तो उसको कौन सा एस फॉलो करना है? AS7। व्हेन अदर देन कॉन्ट्रैक्टर एनी एंटिटी इज बुकिंग द रिवेन्यू,
he has to compile the provision of AS9. चलिए, this AS is mandatory in nature and applicable to all entities except किसको छोड़ के? कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर छोटे मोटे भी होते हैं, केबल लगाने, तुम्हारे घर में केबल लगाने आते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं अपने आप। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कवर्ड बाय एएस, उनको छोड़। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप? चलो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बताओ? दूसरा पॉइंट है मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। मीनिंग ऑफ रिवेन्यू, तो रिवेन्यू का मीनिंग सबसे आसान है। यदि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और तुम मुझे पैसे दे रहे हो, ट्यूशन फी क्या है मेरे लिए? रिवेन्यू। एक तुम दुकान खोल लो और तुम सामान बेचते हो, तो कस्टमर जो तुमको पैसा देता है, सेल्स तुम्हारे लिए क्या है? रिवेन्यू। कोई किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेता है, उसको क्या मिलता है? डिविडेंड। उसके लिए डिविडेंड क्या है? कोई किसी राइटर को रॉयल्टी मिलता है, तो रॉयल्टी उसके लिए क्या है? रिवेन्यू। तो कहीं से भी तुमको मिल रहा है पैसा, क्योंकि तुमने काम किया, बिजनेस किया तुमने। तो जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के रूप अलग अलग होते हैं, तो उसका भले ही नाम अलग अलग हो, लेकिन सब के सब हमारे लिए क्या है? रिवेन्यू। चाहे वो ट्यूशन फी हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो जो भी। आ रही बात समझो? चलिए, तो सर लिखवाओ सर, रिवेन्यू मीन्स, रिवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो, पैसे का आना रिवेन्यू है ना। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, और कई बार उधार बेचते हो तो आप बिल्स लिखवा लेते हो, एंड रिवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम। क्यों आएगा ये तुम्हारे पास इनफ्लो कब होता है? अराइजिंग फ्रॉम। कैसे होता है बोलो? सेल ऑफ गुड्स, है ना, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, है ना, फिर इसमें और आता है इंटरेस्ट, फिर क्या आता है बताओ? डिविडेंड, फिर क्या आता है बताओ? क्लियर? डन। तो रिवेन्यू का मतलब समझ गए, पैसे का आना क्या है? जरूरी है। चाहे वो सामान बेच के आए, या सर्विसेज दे के आए, चाहे इंटरेस्ट के थ्रू आए, या डिविडेंड के थ्रू आए, या रॉयल्टी के थ्रू आए, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लास्ट में लाइन लगा दो, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं AS9 की बात कर रहा हूं। कोई बिजनेस कर रहा है, तुम्हारे घर पे तुम्हारा दिवाली आने वाला है, तुम कचरा बेच दोगे, कचरा सेट। क्या बेचोगे तुम? कचरा, स्क्रैप, घर का स्क्रैप। तो क्या तुम्हारा रेवेन्यू हो गया? बिकॉज दैट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। तो बिजनेस का होना जरूरी है, तभी तो यस पढ़ाओगे और पढ़ोगे। यस, तो फिर से बोलिए, रिवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम। कैसे पैसे आएंगे? पैसे कहां से आएंगे? तो अभी इमीडिएट नहीं सोचें, आगे सोचेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। अभी का भी सोचना है। सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, रॉयल्टी से, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आगे चलिए, चले आगे। पॉइंट नंबर थर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS9। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉइंट थर्ड बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ
AS9 is to recognize the time recognize करना है, that is when revenue should be booked in बुक्स ऑफ, समझे? मैं कब रिवेन्यू बुक करूं? अभी यहाँ पे अभी कई सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, क्या वो मुझे पैसे देंगे मैं ऐसा सोच के मैं रिवेन्यू बुक कर लूं? मैं 2021 में पढ़ाऊंगा 200 बच्चा, उसका रिवेन्यू आज बुक कर लूं? ऐसे नहीं होगा ना। तो ये AS9 बोलता है कि रिवेन्यू आपको कब बुक करना चाहिए, टाइमिंग की बात करता है। तो चौथा पॉइंट जो है ना, ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है? तो चौथा पॉइंट ना तुम लिखना, ये बड़ा, ये मेन थीम है AS9 का। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहां बुक करते हो रिवेन्यू को? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इन बुक्स ऑफ अकाउंट। वन जनरल कंडीशन, कॉमन कंडीशन, वन जनरल कंडीशन is to be satisfied, that is क्या है जनरल कंडीशन? तो जनरल कंडीशन है, सुनना ध्यान से, there should be no uncertainty, exists regarding ultimate collection of consideration। सर हमें मतलब बताओ। मैंने कहा कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैं बोलता हूं इंस्टॉलमेंट में पैसे दो, तो क्या वहां अनसर्टेनिटी है कि पैसे नहीं मिलेंगे या मिलेंगे? यदि ऐसा अनसर्टेनिटी हो जाए साहब, तो मैं तुमको फिर इंस्टॉलमेंट पे क्यों बोलूं? तब तो बोलूंगा ना सिंगल पेमेंट करो, है नहीं? तुम जाते हो फोन रिचार्ज करवाने के लिए, तो वहां कोई अनसर्टेनिटी है क्या? पोस्ट पेड के जब तुम बिल लेते हो, प्रीपेड नहीं, प्रीपेड तो जब पैसा देते हो तभी तुमको मिलेगा। तो बात तो तभी आएगी रिवेन्यू बुक करने की जब हम क्या बेच रहे हैं, क्रेडिट। क्योंकि हम यदि कैश में कोई सामान बेचेंगे तब तो जेब में आ गया पैसा, दिक्कत क्या है? तो AS9 कहाँ हेल्प करेगा तुमको? जब क्रेडिट बिजनेस होगा तब हेल्प करेगा। तो बताओ पोस्ट पेड में तुम पहले सर्विस ले लेते हो, तो सर्विस जब तुम ले लेते हो फिर 1 महीने के बाद बिलिंग साइकिल होता है, फिर तुम पेमेंट करते हो बिल, है नहीं? तो वोडाफोन वाला या आइडिया वाला क्या मानेगा तुमको? पोस्टपेड का कब बिल देगा? वो देगा ना। और ये कनेक्शन कब देगा? जब उसको लगेगा कि सामने वाला पैसा अपने को चुकाएगा। यदि उसको कहीं से लक्षण दिख गए तुम्हारे अंदर कि आज तक इसके नाम से ब्लैक लिस्ट है, साला वोडाफोन में आ रहा ही है, इससे पहले एयरटेल का भी पैसा नहीं चुकाया, ये आइडिया का भी पैसा नहीं चुकाया, ब्लैक लिस्ट में शामिल है ये, तो तुम्हें क्या वो पोस्टपेड कनेक्शन देगा? नहीं देगा। यही बात है कि कभी भी आप रिवेन्यू बुक करोगे, और रिवेन्यू बुक करने की आवश्यकता कब पड़ती है? कैश बिजनेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने पैसे दिए मैंने बुक कर लिया। क्रेडिट में क्या होता है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग रिवेन्यू आपको यह ध्यान रखना है कि जिस पर्सन को मैं उधार दे रहा हूं, जिस पर्सन को मैं, वो विजय माल्या जैसा ना हो, या दौद इब्राहिम ना हो। दौद इब्राहिम हो जाएगा तो पता नहीं वो पैसा देगा या नहीं देगा, अनसर्टेनिटी है ना। ये अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर्टेनिटी होना चाहिए कि साहब आप काम करो ना, पैसे तो मिलेंगे ही। तो उस केस में मैं इजिली रिवेन्यू बुक कर लूंगा। दिस वाज द जनरल कंडीशन व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर वर्ल्ड।
while booking the revenue. Okay, now we have to discuss the other specific condition. आप लोगों को बात आ रही समझ में? आगे चलो, मैं आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। ऑनलाइन वाले प्लीज मैसेज करें वाई, यदि आपने लिख लिया है तो प्लीज मैसेज करें वाई। और आगे चलना चाहिए मुझे या नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए सर। ओके चलिए आगे चलिए सर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अब हम स्पेसिफिक पॉइंट करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, इसमें ना तुम ध्यान देना, मैं जो आपको समझा रहा हूं आप ध्यान देना। पहले लिखो मत, पहले आप समझो। रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू जो आपको पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है कितनी बातें होंगी जानते हो? एक होगा सेल ऑफ गुड्स होगा, दूसरा क्या होगा देखो, रेंडरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। फिर किसकी बात आएगी बताओ? डिविडेंड। फिर किसकी बात आएगी? फिर किसकी बात आएगी? ठीक, तो सेल ऑफ गुड्स में रिवेन्यू कब बुक होना चाहिए? तो दो कंडीशन है, दो कंडीशन में, एक तो जनरल कंडीशन है, सारे में दो कंडीशन है, जिसमें ये जनरल कंडीशन हमेशा लगेगा। जब मैं दो कंडीशन बोलूंगा तो दो कंडीशन में एक तो जनरल कंडीशन हो गया, यहां जनरल कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, आप पढ़ते हो ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर। रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब आप समझते हो ना? जैसे भी मान के चलो, अभी मैं चला गया और किसी शॉपकीपर से मैंने मिठाई खरीद ली उधार, तो मिठाई कौन खाएगा? मैं ही खाऊंगा ना। क्या मैंने उधार लिया है तो मैं सोच रहा हूं यार मैंने उधार लिया है, जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा, तो मिठाई खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उधार से मतलब नहीं है रिस्क एंड रिवॉर्ड का। यदि आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हो ना, तो उधार का और नगद का रिस्क एंड रिवॉर्ड से मतलब नहीं है। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। चाहे तुम नगद पेमेंट करके ओनरशिप ले आओ, उधार पेमेंट पे भी, उधार खरीद के भी ओनरशिप आपके नाम से ट्रांसफर हो जाता है। Sometimes you buy the goods on credit, but you utilize the goods as you are the owner. That means ownership has been transferred. इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, बोलो, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर। ये जो कहा मैंने, ये तो पहला क्लॉज हो गया कि पहले सामान तो बेचो, पहले ओनरशिप ट्रांसफर करो। अब मैंने कहा ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दिया, बट जिसको मैंने ओनरशिप ट्रांसफर किया वह इंसॉल्वेंट हो गया। ये तो स्टेप वन हुआ, पहला काम हो गया। मैंने सामान तुमको बेच दिया, सामान की मैंने डिलीवरी। सेल ऑफ गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? तुम यदि गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े होगे, तो डिलीवरी तुमने, डिलीवरी हैज बीन मेड, डिलीवरी हैज बीन मेड तभी होता है ना, डिलीवर करवा देते हो सामान। तो कई केस में बिना डिलीवरी किए हुए सामान का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। तो अलग अलग बात है, बट मैं मेन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ी ना पढ़ा रहा आपको। मैं तो बोल रहा हूँ कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, चाहे वो डिलीवरी तुम्हारे करवाने से हो या बंदा खुद डिलीवरी लेके चले जाए। तो स्टेप वन तो हो गया। अब दूसरा जो स्टेप टू है या कंडीशन नंबर टू है, वो कौन सा कंडीशन है कि तुमने जिसको डिलीवर किया गुड्स, वो क्या निकला? इंसॉल्वेंट हो गया। जब सामान तुमने बेचा 6 महीने के उधार पे, तब तो माहौल बड़ा अच्छा था, बट बीच में लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के बाद वो बंदा क्या हो गया, उसका बिजनेस ही क्लोज हो गया, वो होटल का काम करता था, इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब माहौल ऐसे नहीं है ना। माहौल कैसे हो गए? माहौल यहाँ ये आ गया कि देखो यहाँ पे देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी, अब तो अनसर्टेनिटी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया ना। तो सेकंड कंडीशन यही होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए? सेकंड कंडीशन यही होना चाहिए, वो जो लाइन था ना वहां पे, उसको कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दो कि देयर, बोलो, बी नो अनसर्टेनिटी। और मैं उतना नहीं लिख रहा, रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन। जब दोनों के दोनों कंडीशन पूरे हो गए, यदि यहां अनसर्टेनिटी हो गया तो फिर आप रिवेन्यू बुक नहीं करोगे। यहां अनसर्टेनिटी नहीं है,
बिल्कुल सर्टेन है कि पैसे मिलेंगे, तो आप रिवेन्यू बुक कर, ठीक है। ये स्टेप 2 जो है ना, ये यहां भी लगेगा, ये यहां भी लगेगा, ये यहां भी लगेगा, और ये सब जगह लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जनरल क्लॉज विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। आप समझ पा रहे हो बच्चे, सारे बच्चे बताओ, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में स्टेप 1 यानी पहला कंडीशन क्या होगा कि सर्विसेज ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कई ऐसे सर्विसेज होते हैं जहां पे कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, कि दो तीन काम करोगे तब पूरा होगा। और कई ऐसे सर्विस होते हैं जो सिंगल एक्ट वाले सर्विस होते हैं। सिंगल एक्ट वाले सर्विस तुम नहीं देखते हो, मूवी देखने जाते हो तुम, तो जो टिकट तुमने बुक की, मूवी देखे समाप्त। तुम नाई के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, तो दैट इज द सिंगल एक्ट ना। आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वहां क्या होता है? सिंगल एक्ट होता है। तो सिंगल एक्ट जैसे ही हो गया, डेंटिस्ट ने तुम्हारे दांत ठीक कर दिए और डेंटिस्ट को तुम पैसा दे दो, तो नो अनसर्टेनिटी। तो ये सिंगल एक्ट भी हो गया और नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन, तो रिवेन्यू फटाफट, है ना? यस। जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस में क्या करेंगे हम? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जितना परसेंट मैंने काम किया उतना परसेंट ही हम रिवेन्यू बुक करेंगे। अभी आपने AS7 पढ़ा है, तो AS7 का अलग से फॉर्मूला था, यहाँ आप अपने मन से परसेंटेज SLM मेथड से भी ले सकते, ठीक है ना। मान के चलो तुम्हें किसी को ना सीमेंट सप्लाई करना है, क्या करना है? 6 साल तक, लो खुश रहो, DLF तुम्हारा हो गया क्लाइंट, सीमेंट बेचो ना DLF को 6 साल तक। तो 6 साल का एग्रीमेंट है, तो प्रोसेस है नहीं है, टाइम करते रहो ट्रांसफर, पैसे लेते रहो। और भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस वाले काम होते हैं जहां पे कई चरणों में काम होता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि मान के चलो आप ना जॉब वर्कर का काम कर रहे हो। किसका काम कर रहे हो? आपके पास ना कोई कंपनी कपड़ा दे देती है, बिल्कुल कपड़ा जो है मतलब खाली कपड़ा है, इस कपड़ा पे ना तुम वोडाफोन लिख देते हो, होता ना कई बार। या कोई कागज तुम्हारे पास आ रहा है, उस कागज पे तुम डिजाइनिंग, जो बुक वाले होते हैं, बुक वाले को मैंने यहां से ना टेक्स्ट भेज दिया, अब वो क्या करेंगे? बुक बनाएंगे, बाइंडिंग करेंगे, है ना, और फिर वैसे काम करेंगे। तो जैसे भी हो, सिंगल एक्ट में बहुत जल्दी एक ही एक्ट में हो जाता है। जहां कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है, तो जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आप रिवेन्यू बुक करते हैं। डिविडेंड, हाँ ध्यान रखना कि यहाँ भी भले ही तुमने स्टेप 1 पूरा कर लिया, बट पैसे नहीं मिलने वाले हैं, अनसर्टेनिटी है पैसे मिलने में, फिर आप रिवेन्यू बुक नहीं करोगे। तो दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। अब बात आ रही है किसकी? डिविडेंड की। डिविडेंड कभी भी बुक करना, तभी बुक करना जब ये AGM एनुअल जनरल मीटिंग में यदि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग में यदि डिविडेंड क्या हो गया, तभी तुम एज ए शेयर होल्डर डिविडेंड को इनकम बुक करोगे। क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वह तुमको इस साल डिविडेंड दे या ना दे। आरिवासन में इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट। क्लियर? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, अच्छा हाँ डिक्लेयर हो भी गया, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बट उस कंपनी के पास कैश ही नहीं है, उस कंपनी के ऊपर केस हो गया, उस कंपनी के ऊपर मुकदमा हो गया, तो नाउ देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग। तो ये याद रखना, डिक्लेयर भी हो गया और उस डिविडेंड को मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, उस कंपनी के पास सफिशिएंट कैश। तो सेकंड क्लॉज में अब नहीं बोलूंगा, ये सेकंड क्लॉज हमेशा सब में अप्लीकेबल होगा फर्स्ट क्लॉज के पूरा होने के बाद। इंटरेस्ट का बुक करेंगे आप, तो इंटरेस्ट का डिक्लेयर से मतलब नहीं है। तुम पढ़ते हो बचपन से कि डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। ओके, ये टाइम, टाइम जैसे 6 महीने के बाद, तो 6 महीने जैसे ही कंप्लीट हो गया आप इंटरेस्ट बुक कर लो। कई कंपनी आपको 12 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट देगी, तो 12 मंथ्स जैसे ही पूरा हो गया ना, घड़ी के कांटे देखो, हाँ तो जैसे ही टाइम पूरा हो गया ना, तुम्हें पूरा हक है, तुम्हें कोर्ट, तुम्हें लॉ हेल्प करेगा उस कंपनी से इंटरेस्ट निकलवाना। इंटरेस्ट निकलवाना बड़ा ही आसान, क्योंकि आपने लोन दिया। बट डिविडेंड में वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है कंपनी के पास कि वो डिविडेंड देना चाह रहे हैं या नहीं। तो यहां जब तक डिक्लेयर ना हो AGM में, तुम अपने इनकम को डिविडेंड में नहीं दिखा सकते। बट इंटरेस्ट पे टाइम हो गया। अब बात किसकी आई बताओ? रॉयल्टी।
रॉयल्टी में क्या होता है? रॉयल्टी आपको मिलता है जो आर्टिस्टिक लिटरेचर वर्क होता है उसका रॉयल्टी मिलता है आपको। तो तुमने गाने लिखे, अरिजीत सिंह के गाने तुम ही लिखते हो, है ना, और टी सीरीज इज रिलीजिंग दैट सॉन्ग्स, तो तुम्हारा टी सीरीज के साथ समझौता हो सकता है ना? क्या समझौता होगा तुम्हारा? कि जितने व्यूज होंगे उस पे 2 रुपया, जितने व्यूज होंगे उस पे 2 रुपया, तो 2 मिलियन व्यूज हो गए, लो पैसा, है ना? तो तुम्हें अब मान लो तुम नया सिंगर हो, तुम्हें डर लग रहा है कि यार व्यूज होगा या नहीं होगा, तो तुम बोलो नहीं मुझे व्यूज से मतलब नहीं है ना, मुझे है कि कितना आप कमाओगे उसमें इतना %। तो इट टोटली डिपेंड्स, रॉयल्टी का ना कोई रूल नहीं है। कोई बड़ा स्टार है, बड़ा पब्लिशर है, बड़ा एक्टर है, तो ये जैसा एग्रीमेंट होगा ना, कई लोग किताब छपने पे रॉयल्टी देते हैं, कई लोग किताब बिकने पे रॉयल्टी देते हैं। जैसे मान के चलो मुझे अभी कोई नहीं जानता, मैंने अभी एक बुक लिखा, तो मान लो पब्लिशर है, तो पब्लिशर क्या बोलेगा कि आपको तो कोई जानता ही नहीं, तो जब बुक बिकेंगे ना तब आपको रॉयल्टी देंगे। और कोई बड़ा फेमस राइटर है तो ही विल टेल यू दैट कि हमें बुक बिकेंगे ही, अरे और एडवांस में बुकिंग आएगा, तो जितना तू छापेगा ना उस पर मुझे पैसा चाहिए 10 रुपये। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द रॉयल्टी, इज ऑल अबाउट द एग्रीमेंट। ओके, इसके अलावा कई बार आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? इंश्योरेंस क्लेम जब मिलता है तुमको, तो तुम पीएनएल में क्रेडिट करते हो या नहीं करते हो? तो पीएनएल में कब क्लेम क्रेडिट करोगे? इंश्योरेंस वाले इतने आसानी से क्लेम नहीं देते, चप्पल तुम्हारे घिस जाएंगे क्लेम मांगने में, वो सारा एक कागज मांगते हैं। तो जब क्लेम एक्सेप्टेड हो जाएगा, आपको मेल मिल जाएगा कि आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया है, तभी आप इंश्योरेंस क्लेम को क्रेडिट करोगे। इंश्योरेंस क्लेम भी रिवेन्यू ही है, एग्जाम में इंश्योरेंस क्लेम भी पूछ लेते। ठीक है, यहां तक कोई को किसी को दिक्कत? नो। तो इस तरीके से अपना AS9 भी क्या हो गया, कम। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, व्हाट आर द कंडीशंस must be satisfied while booking the revenue in case of sale of goods. So both condition, in case of rendering of services, in case of dividend. Sometimes तो ऐसे क्वेश्चन आया है कि मिस्टर XYZ जिसने 2000 शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस में, और क्योंकि AGM हो गया है, क्या हो गया है, उन्होंने डिविडेंड बुक कर लिया, तो क्या AGM हो गया तो डिविडेंड बुक कर लोगे? अरे नालायक, AGM तो सालों साल होते हैं। तो सिर्फ AGM नहीं है लक्षित, AGM में क्या होना चाहिए, डिक्लेयर भी होना चाहिए। तो आप लिखोगे कि मिस्टर XYZ should not recognize the dividend unless and until it has been declared in AGM by the company. Only happening of AGM is not sufficient evidence, it must be declared, so he should not recognize the dividend. तो इसके क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, आप इस पॉइंट्स को यदि याद रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता। तो इतना पढ़ाने के बाद CMA इंटरमीडिएट वाले आपके मैंने सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवा दिए। तो अब तुम नाक मत रगड़ते रहना कि सर ये नहीं वो नहीं, सारे AS करवा दिया। इसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार सुनो इसको, ठीक है। और जो AS7 के क्वेश्चन है PDF भेज देता हूं मैं, AS9 का भी PDF भेज देता हूं, उन क्वेश्चंस को तुम ट्राई करना, और कोई दिक्कत हो तो डॉट्स तो मैं बताता ही हूं, है ना, तो आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।